तो अभी देखो इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे हमको मालूम होना चाहिए क्या, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहता है और डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहता है। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे हमको अबव प्रिंसिपल जो ऑर्डर है एनर्जी ऑर्डर वो फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले देखो हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो हो जाएगा क्या 1s1। ये पावर वाला जो 1 इंडिकेट करेगा कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो हमारे पास अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s1। इसको बॉक्स में ऐसे लिखेंगे बॉक्स। तो दिस ये हो गया स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्म इलेक्ट्रॉन कितना कटा আছে একটা, तो वैलेंस इज इक्वल टू 1 हो गया। इसके बाद हो गया क्या हीलियम। हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 है, तो हो जाएगा क्या 1s। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो हो जाएगा 1s2। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एस का सबशेल एक है, सेल भी एक है, कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2। तो एक हो गया क्लॉकवाइज और एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज। একটা ঘড়ি কাঁটা দিকটা একটা ঘড়ি কাঁটা বিপরীতে, तो यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यस वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वैलेंसी हो जाएगा 0। इसके बाद देखो लिथियम। लिथियम के एटॉमिक नंबर कितना है 3। तो 1s तो कम्प्लीटली फील्ड हो गया, तो 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा 2s। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 1s है, जहाँ पे n का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2s है तो n का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, मतलब ये न्यूक्लियस से थोड़ा ज्यादा दूर है। अभी देखो ये n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन है, जहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ज्यादा आएगा वही हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन है 2s1। तो 2s1 में कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही हो जाएगा उसका वैलेंसी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये 1s हो गया कॉम्प्लीटली फील्ड है, ये हो गया 2s जहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो तो 2s मतलब आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। যাকে আমরা যোজ্যতা কক্ষ বলি, তাহলে 2s এ কটা ইলেকট্রন আছে, একটাই আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন আছে, তাহলে ভ্যালেন্স ইকুয়াল टू 1। उसके बाद देखो बेरिलियम बी एटॉमिक नंबर 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या 1s2 2s2। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ओनली हम वैलेंस शेल को ड्रॉ करेंगे बॉक्स में, तो वैलेंस शेल को हमने दे दिया 2s। तो यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमको क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। और ये हो गया 2s। तो ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम का वैलेंसी 0 शो कर रहा है, 0। ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम का वैलेंसी 0 शो कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाहर से थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ेगा। তাহলে বাইরে থেকে কিছুটা যদি আমরা এনার্জি দিই তাহলে কি হবে, तो बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट देंगे तो क्या होगा देखो 2s प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब 2s होता है, तो इसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे और एक हमारा सबशेल होता है, तो होता है 2p। तो जब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, देखो यहाँ पे हमने वैलेंसी 0 कर दिया और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या mt2p ऑर्बिटल, क्योंकि जब 2s ऑर्बिटल आता है उसके साथ mt2p ऑर्बिटल भी आता है, फाका 2p ऑर्बिटल থাকে।
यह हो गया ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैलेंसी हम 0 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और যুগ্ম इलेक्ट्रॉन संख्या 0 होता है, ये ना वैलेंसी हो 0। ओके, तो अभी ये बेरिलियम को हमने क्या किया, बाहर से थोड़ा सा एनर्जी दे दिया। एनर्जी देने के बाद क्या होगा, ये 2s और 2p का दोनों का एनर्जी सेम हो जाएगा। তাহলে প্রথমে কি ছিল, প্রথমে 2s আর 2p এনার্জি আলাদা আলাদা ছিল, 2s এর এনার্জি কম ছিল, 2p এনার্জি বেশি ছিল। তাহলে দুজনে এনার্জি সেম করার জন্য আমরা কি করলাম, বাইরে থেকে 2s এর উপর এনার্জি দিলাম, তাহলে 2s আর 2p দুজনে এনার্জি সেম হয়ে গেল। যখন এনার্জি সেম হয়ে গেল তখন দেখা যাচ্ছে কি 2s থেকে একটা ইলেকট্রন 2p তে জাম্প করছে। तो जब बाहर से एनर्जी देंगे 2s और 2p का एनर्जी सेम हो जाएगा, तब देखेंगे क्या 2s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2p में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2। तो इसीलिए वैलेंसी बेरिलियम में कितना हो गया, 2। ग्राउंड स्टेट में नहीं, एक्साइटेड स्टेट মানে নর্মাল সুস্থিত অবস্থা না, এক্সাইটেড স্টেটে গিয়ে বেরিলিয়াম ভ্যালেন্সি 2 को शो করছে। इट मींस व्हाट, बेरिलियम ग्राउंड स्टेट में रिएक्शन नहीं कर रहा है। बेरिलियम जब रिएक्शन करता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाके रिएक्शन करता है। বেশি যখন শক্তি আমি ওর উপর অ্যাপ্লাই করব তখনই ওর মধ্যে দুটো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন হবে। দুটো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন তার মানে কি, দে হ্যাভ আ টেন্ডেন্সি টু পেয়ার, এদের পেয়ার্ড হওয়ার যুগ্ম হওয়ার টেंडेंसी আছে। तो ये इसका एक टेंडेंसी है पेयर होने का, तो पेयर होने का टेंडेंसी कितना है, ये एक पेयर होना चाहता है, ये पेयर होना चाहता है, ये दोनों बाकी जो पी का सबशेल है वो एम्प्टी रहेगा। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका वैलेंसी हो गया 2। ठीक है, इसके बाद बेरिलियम के बाद हम चले आएंगे क्या, बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या, 1s2, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, फील्ड हो गया कंप्लीटली 2s2, 2so मैक्सिमम फील्ड हो गया। 2s के बाद क्या आता है 2p1। तो देखो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 + 2, 3, 3 + 2, 5। तो यहाँ पे वैलेंस शेल किसका, कौन सा वाला होगा, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ज्यादा होगा। যেখানে মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা বেশি হবে সেটা হচ্ছে प्रिंसिपल क्वांटम आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे 2s2 2p1 ही हो गया क्या, आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेयर्ड है। और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे सेमीकोलन देके ग्राउंड स्टेट। तो ये 2s हो गया, 2p हो गया। 2s में तो कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, अযুগ্ম इलेक्ट्रॉन नहीं, তাই জন্য কি হবে, এর বেসিসে ভ্যালেন্সি 0। बट 2p में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैलेंसी ऑफ बोरॉन इज 1। बट वी नो, हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है बोरॉन यूजुअली वैलेंसी 3 शो करता है। कैसे करता है, बाहर से हम एनर्जी देंगे, बाहर से एनर्जी देंगे तो क्या होगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन ये 2p में चला आएगा, ये px है, ये py है, ये pz है। तो py में एक इलेक्ट्रॉन चला आएगा। तब एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। तो वैलेंसी हो गया 3। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद कार्बन। इसके बाद कार्बन में आएंगे, कार्बन में भी वही चीज होगा। ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाथ में 2 है, 2p2। तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 2। ये हो गया वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल को ही हम क्या करेंगे, बॉक्स में लिखेंगे। देखो ये हो गया 2s, 2s कंप्लीटली फील्ड है। ये हो गया 2p2, 2p2। तो यहाँ पे देखो 2s कंप्लीटली फील्ड है, 2p क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी यहाँ पे
ग्राउंड स्टेट में कार्बन का वैलेंसी कितना होगा? 2 होगा। ये कार्बन का वैलेंसी 2 कहाँ पे हम देखते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन वैलेंसी 2 शो करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और ऑक्सीजन जो चार्ज कैरी करता है वो -2 होता है। अभी ओवरऑल एक कंपाउंड का चार्ज 0 है। 0 करने के लिए कार्बन क्या हो जाएगा? +2। তাহলে আমরা জানি হচ্ছে কার্বন একটা নিস্তড়িত নিউট্রাল কম্পাউন্ড। অক্সিজেন যে চার্জ ক্যারি করে সেটা একটা নেগেটিভ চার্জ -2। তাহলে অক্সিজেন যদি নেগেটিভ চার্ज कैरी करे -2 के 0 করতে গেলে কত লাগবে? +2। तो कार्बन यहाँ पे चार्ज शो करता है +2, तो इसीलिए इसका वैलेंसी 2 है। अभी एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 2s और 2p का एनर्जी सेम हो जाएगा, तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन ये 2p में जंप कर जाएगा, तो px में एक इलेक्ट्रॉन है, py में एक इलेक्ट्रॉन है, pz में भी एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अजुग्म इलेक्ट्रॉन कत हो गल? टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 4। तो यहाँ पे वैलेंसी 4 आया। 4 कहाँ पे शो करता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। कैसे? देखो, एक एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज -2। ठीक है, यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ। देखो रफ, कार्बन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, परिवर्तनशील ध्रुवता देखाয়। तो कार्बन का वैलेंसी सपोज x और ऑक्सीडेशन नंबर x, ये रफ में मैं कर रहा हूँ। x प्लस ऑक्सीजन कितना है? 2 है। एक एक का ऑक्सीजन नंबर कितना है? -2। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कार्बन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर एज्यूम कर लेते हैं x। अभी ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज कितना होता है? -2। एक एक ऑक्सीजन में जार्जन संख्या होता है -2। तो एक ऑक्सीजन का -2, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा? -4। तो ओवरऑल चार्ज CO2 का कितना? 0। तो x हो जाएगा कितना? 2 × -2 -4, यहाँ जाके +4। तो कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर प्लस शो कर रहा है, मतलब इसका वैलेंसी 4 है। इसके बाद देखो, इसके बाद नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो ये हो गया 1s2 2s2 2p2 2p3। तो यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे तो कितना आएगा? देखो, ये हो गया वैलेंस शेल। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। पी में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है? पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे 3 है। 2p यहाँ पे हो गया, ये px, ये py, ये pz। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी 3 होता है। देखो, थियोरिटिकली हम क्या देख रहे हैं? थियोरिटिकली हाथे कलमे আমরা দেখছি কি थियोरिटिकली वैलेंसी नाइट्रोजन का कितना हो रहा है? थियोरिटिकली नाइट्रोजन शोज वैलेंसी 3। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो ये 2s 2p है। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल है, एक है 2s अनदर है 2p। मतलब 2p में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हुन्स रूल हुन्स रूल क्या कर रहा है? देखो, हुन्स रूल बोल रहा है क्या? जो ऑर्बिटल में मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है उसको हम क्या कहते हैं? कमप्लीटली फिल। মানে কোনো একটা অরবিটালে ম্যাক্সিমাম যতগুলো ইলেকট্রন থাকে তাকে আমরা বলি কমপ্লিটলি ফিল। তার যদি হাফ থাকে তাহলে বলি हाफ फिल। তাহলে जब कोई ऑर्बिटल में सपोज एस में देखो, एस ऑर्बिटल के लिए मैं बोलना चाहूंगा, एस ऑर्बिटल जब एस कंप्लीटली फील्ड हो जाता है तो S2, तो ये हो गया क्या? कंप्लीटली फील्ड। और जो एस जो सबशेल है, इसका सबशेल ऑर्बिटल एक ही है। यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? हाफ फील्ड। ये एस ऑर्बिटल के लिए। पी ऑर्बिटल के लिए, पी ऑर्बिटल तीनों सबशेल है,
सो कॉम्प्लीटली फील्ड कब होगा? जब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 6 इलेक्ट्रॉन तो कम्प्लीटली फील्ड। अभी 6 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तब कहेंगे क्या? हाफ फील्ड। डी का डी में 5 सब शेल है, तो डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, हो गया कंप्लीटली फील्ड। जब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या कहेंगे? हाफ फील्ड। वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हाफ फील्ड। और एफ, यह एफ में 7 सब शेल है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 9 10 11 12 13 14। तो ये कंप्लीटली फील्ड हो गया। एफ में सब 7 सब शेल है, तो यहाँ पे कंप्लीटली फील्ड जब होता है तो 14 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो हाफ फील्ड होगा, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। ईच सब शेल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन। कंप्लीटली फील्ड होगा तो एक एक सब शेल में 2 करके इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हाफ फील्ड है। पहले इसको ड्रॉ करो, फिर मैं बताता हूँ। अभी देखो, हमने एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कॉम्प्लीटली फील्ड। एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब हाफ फील्ड, क्योंकि एस ऑर्बिटल में एक ही सब शेल है। पी ऑर्बिटल में 3 सब शेल है, मतलब मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। जब मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीटली फील्ड, संपूर्ण भर्ती। यहाँ पे एक एक सब शेल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये हो गया हाफ। डी ऑर्बिटल में देखो मैक्सिमम 5 सब शेल है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 10 इलेक्ट्रॉन जब रहेगा तो कॉम्प्लीटली फील्ड कहेंगे। और एक एक सब शेल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब हाफ फील्ड और देख भर्ती। सिमिलरली एफ में 7 सब शेल है, तो यहाँ पे एक एक सब शेल में 2 करके इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। पेयर्ड मतलब इसका बॉन्डिंग हो चुका, ये फिर से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। তার মানে কি, এখানে যখন যুগ্ম ইলেকট্রন পেয়ার থাকবে, মানে কি এরা আর বন্ডিং এ ফার্দার পার্টিसिपेट করবে না। जब यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, अयुग्म इलेक्ट्रॉन, तब मतलब इसका टेंडेंसी है क्या? ये अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना चाहेगा। तो पेयर्ड करने के लिए हमको और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक एक सब शेल में एक करके इलेक्ट्रॉन है, तो पहले से हाफ हो गया, ये हो गया हाफ फील्ड। तो हुन्स क्या कहता है इसका स्टेटमेंट है, वही मैं बताना चाहूंगा। तो वहां पे हुन्स रूल जो है उसका स्टेटमेंट मैं बोलूंगा। देखो स्टेटमेंट क्या है हुन्स रूल का? हुन्स रूल का स्टेटमेंट है, यही है, देखा स्टेटमेंट 1। हाफ फील्ड नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर में लिख रहा हूं। हाफ फील्ड एंड completely filled, half filled and completely filled orbital will give extra stability. Extra stability, that is stable electronic configuration. Stable electronic configuration. अभी इसका मतलब क्या हो गया? हाफ फील्ड स्टेबल होगा, फुल फील्ड भी स्टेबल होगा। ये कैसे होता है? तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास 2 फैक्टर है। 2 फैक्टर, ठीक है। क्या हमने बोला? क्या कॉम्प्लीटली फील्ड जो ऑर्बिटल, हाफ फील्ड एंड कॉम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, हाँ एक लाइन, हाफ फील्ड और कॉम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल विल गिव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी
two electronic configuration, that is we will get a stable electronic configuration. अभी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है? मतलब ये है क्या, वो कॉन्फ़िगरेशन का कोई चेंज नहीं होगा, उस कॉन्फ़िगरेशन का कोई चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, कैसे हम बोल सकते हैं? तो ये हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, एक्स्ट्रा আমাদের স্থায়িত্ব দেবে, স্টেবিলিটি দেবে, কি ফ্যাক্টর দি বলো? দুটো ফ্যাক্টর আছে। फर्स्ट फैक्टर क्या है देखो, चार इस ऑर्बिटल जो हमने लिखा था उसको फिर से मैं लिखता हूँ। देखो अभी यहाँ पे बोल रहा है क्या, पहला फैक्टर है सिमेट्री फैक्टर। सिमेट्री फैक्टर मतलब ये जो एस ऑर्बिटल है, ठीक है, ये एस ऑर्बिटल को जब कंप्लीटली फील्ड होता है तब इससे तुम बीच से काटोगे तो दो इक्वल पार्ट मिलेगा। एक एक पार्ट में क्या होगा, एक एक करके इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा प्रतिसम सिमेट्रिकल, सिमेट्री फैक्टर से हम बोल सकते हैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो बीच से इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक एक पार्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो यहाँ पे सिमेट्री है, प्रतिसमता আছে। हाफ फील्ड में वही है, इसको तुम बीच से काटोगे देखो दो दो पार्ट में दो हाफ हाफ करके मिलेगा। यहाँ पे सिमेट्री है, हाफ कॉम्प्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड में। पी ऑर्बिटल में देखो, यहाँ से बीच से काटोगे तो क्या देखोगे, एक एक पार्ट में एक तीन करके इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे एक मिरर रखोगे, बी मिरर रखोगे तो यहाँ पे भी, यहाँ पे जो इमेज, यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट है तीन इलेक्ट्रॉन का और इमेज जो आएगा तीन इलेक्ट्रॉन का, दोनों सेम है। मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर जब पड़ेगा तो दोनों सुपर इम्पोज कर जाएगा, मिले जाए दुटो। तो ये होता है स्टेबिलिटी पे, ये होता है सिमेट्री फैक्टर। डी में देखो, बीच से हम काटेंगे ऐसे, बीच से ऐसे काटेंगे तो कितना होगा, एक एक साइड में 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी देखो बीच से काटेंगे तो एक एक साइड में 2.5 2.5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बीच से काटेंगे तो देखेंगे कि एक एक साइड में 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से बीच से काटेंगे तो देखेंगे क्या, एक एक साइड में 3.5 इलेक्ट्रॉन। मतलब सिमेट्री है, सिमेट्री है यहाँ पे। देखो तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे नोट करके लिखेंगे, नोट 1, completely and half filled orbital will give extra stability which is supported by two factors. Number A, symmetry factor. Number 2 और नंबर बी एक्सचेंज एनर्जी। तो हमने देख लिया क्या, हाफ फील्ड और कॉम्प्लीटली फील्ड सिमेट्री है, बीच से काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट मिलेगा। तो सिमेट्री फैक्टर सपोर्ट कर रहा है, हमने देख लिया। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हाफ फील्ड और कॉम्प्लीटली फील्ड जो ऑर्बिटल है उसको हम बीच से काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट मिलेगा। दो इक्वल पार्ट एक और एक के ऊपर সুপার ইম্পোজ कर रहा है, মানে একজন আরেকজনের উপর মিলে যাচ্ছে, বা দুটো টুকরো যেটা কাছে দুটো সমান টুকরো। तो यहाँ पे सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब क्या है, जिसको बीच से काटोगे तो इक्वल पार्ट मिले, वही होता है सिमेट्री। ठीक है, अभी देखो इसके बाद बोलेंगे क्या, एक्सचेंज एनर्जी बोलेंगे। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, अभी एक्सचेंज एनर्जी बोलने के लिए हमको हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना पड़ेगा।
देखो, दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना पड़ेगा। दो क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? एक क्रोमियम का है, एक कॉपर का है, जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। একটা ক্রোমিয়ামের আছে, একটা কপারের আছে, যারা হচ্ছে ব্যতিক্রম এক্সেপশনাল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন শো করে। तो देखो क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। अबव प्रिंसिपल वो फॉलो करेंगे तो क्या होगा? देखो 24 एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो 24। तो ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 2, 4, 4, 6, 10, 10 और ये 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके पास क्या आता है? 4s, 4s2 हो गया 20। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? और 4, तो हो जाएगा क्या? 3d4। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट हम बोल रहे हैं क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा वाला क्या? देखो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का कितना है? कैसा है? अप टू दिस सेम 18 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1s2, 2s2, 2p6। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होगा। 2p के बाद क्या आता है? 3s, 3s2, 3p6। यहाँ पे क्या करेंगे? 4s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और डी में 5 इलेक्ट्रॉन। देखो इसको लिख लो पहले, फिर मैं बताता हूँ। अप टू 18 इलेक्ट्रॉन। देखो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दोनों मतलब दोनों टाइप जो इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ किया है, एस में 2 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ पे भी सही है। अब यहाँ पे क्या होगा? 4s2 मतलब कॉम्प्लीटली फिल, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा, बट D4 है, D5 नहीं है। 5 में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहता है। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब कॉम्प्लीटली फिल, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा। अभी 10 नहीं होता है डी, तो D5 होने से भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, बट यहाँ पे ओनली एस का ही एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, डी का एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है। बट यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने क्या किया? 4s2 से 4s1 कर दिया, मतलब एस हो गया हाफ फिल, हाफ फिल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। डी को हमने क्या कर दिया? एस से 1 इलेक्ट्रॉन डी में चला गया, डी हाफ फील्ड हो गया। तो एस भी यहाँ पे हाफ फील्ड है, डी भी यहाँ पे हाफ फील्ड है, और यहाँ पे ओनली एस कॉम्प्लीटली फील्ड है। तो इससे तो ये बेहतर, क्योंकि दोनों ही हाफ फील्ड है, जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। अभी ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है, ये हम देख रहे हैं, बट इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? जो ये हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा एक्सचेंज एनर्जी से। तो हम अभी क्या करेंगे? ये जो आउटर मोस्ट शेल है, हमने क्या बोला था? डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हमने बोला था? मालूम है क्या? डी ब्लॉक NS122 N-1 D1 to 10, ये हमने बोला था। ये हमने बोला था डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बोला था क्या? NS122 मतलब डी ब्लॉक जब इंट्रोड्यूस होगा तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है या 2, और N-1D1 to 10। देखो अभी देखो यहाँ पे देखो 4s, एस का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 4 है। डी का कितना होगा? N-1, 4 - 1 3। तो एस का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना होगा डी का, उससे 1 यूनिट कम होगा, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साधारण इलेक्ट्रॉन विन्यास है NS122 N-1 D1 to 10। ठीक है। अभी देखो ये हो गया क्या? आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल कह सकते हैं, जो तक रखो। तो ये हो गया आउटर मोस्ट शेल, ये हो गया आउटर मोस्ट शेल। अभी इसका एक्सचेंज एनर्जी निकालेंगे। एक्सचेंज एनर्जी, अभी ये बॉक्स में 4s चला आया, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये बॉक्स में डी का 4 इलेक्ट्रॉन चला आया। देखो
1 2 3 4, तो ये 4s हो गया, ये 3d हो गया, ठीक है। अभी एक्सचेंज एनर्जी कैसे हम बोलेंगे, देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, अभी यहाँ पे 4s है, तो 4s का तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4s कॉम्प्लीटली फिल है, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ एक्सचेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फर्दर सब शेल नहीं है, यहाँ पे जो शेल है वही सब शेल है, तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज तो नहीं होगा। तो एक्सचेंज कहाँ पे होगा, 3d में होगा। कैसे होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज करेगा, तो ये वो इलेक्ट्रॉन का एक एक्सचेंज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है जगह जगह, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आएगा, ये एक हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आएगा, 2। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आएगा, कितना होगा, 3। तो इस इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करने का पॉसिबिलिटी कितना है, 3 होगा। ये जगह पे जा सकता है, ये जगह पे जा सकता है, ये जगह पे जा सकता है। तो एक्सचेंज एनर्जी का कोई यूनिट नहीं होता है, तो हमने लिख दिया ई एक्सचेंज। तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी क्या हो रहा है, 3। दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन को देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इसके साथ इंटरचेंज एक्सचेंज कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, और एक पॉसिबिलिटी होगा, तो 2 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी कितना है, ये एक ही पॉसिबिलिटी है, ये यहाँ पे जा सकता है ओनली। तो कितना हो गया, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6k। एक्सचेंज एनर्जी का कोई यूनिट नहीं है, इसीलिए हमने 6k एक के टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसको करेंगे, देखो इसको एक्सचेंज करेंगे, 4s 3d 1 2 3 4 5, 3d हो गया। अभी इसमें देखो जो ही सब शेल है वही शेल है, तो यहाँ पे कोई एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, बट डी का एक्सचेंज पॉसिबल है, क्योंकि डी का 5 सब शेल है, एक एक और से डिफरेंट है, एक थे आलादा। तो ये इलेक्ट्रॉन का कितना पॉसिबिलिटी है एक्सचेंज करने का, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, एक हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकते हैं, 2 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, 3 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है, মানে এটা ভালো করে বলছি, এই ইলেকট্রনটা এই জায়গায় যদি যায় তাহলে এই ইলেকট্রনটা এখানে চলে আসতে পারে, এটা একটা পসিবিলিটি বলছি, মানে প্রবাবিলিটি, এগুলো হতে পারে, এই নয় যে একসাথে এগুলো সব হবে, যে কোনো একটাই হবে, কিন্তু পসিবিলিটি বা প্রবাবিলিটি কি, তো এই ইলেকট্রনটা যদি এখানে যায় তাহলে এই ইলেকট্রনটা এখানে চলে আসবে, এই ইলেকট্রনটা যদি এখানে যায় তাহলে এই ইলেকট্রনটা এখানে যায় তাহলে এর জায়গায় চলে আসবে, তাহলে এই ইলেকট্রনে কতগুলো আমি পসিবিলিটি দেখলাম, 4টে। তাহলে ই এক্সচেঞ্জ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कत हो गया, 4। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, 1, यहाँ पे जा सकता है 2, यहाँ पे जा सकता है 3, तो ये 3 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी क्या है, एक्सचेंज, ये यहाँ पे जा सकता है 1, यहाँ पे जा सकता है 2, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है 1, तो टोटल कितना हो गया, 4 + 3 7, 7 + 3 10 के। तो एक्सचेंज एनर्जी कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो जहां पे ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल, तो यहीं पे मैं लिखूंगा क्या, मोर इज द एक्सचेंज एनर्जी, मोर इज द एक्सचेंज एनर्जी कॉमा मोर इज द स्टेबिलिटी, more is the exchange energy comma more is the stability. This is why this is why this is why right hand sided electronic configuration is more stable configuration। इसीलिए जब हम क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यही वाला लिखेंगे, यही नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे सिमेट्री है। कैसे सिमेट्री है, देखो ये इलेक्ट्रॉन को बीच से काटेंगे, दोनों पार्ट में हाफ हाफ मिलेगा। ये 3d5 तो बीच से काटेंगे तो दोनों पार्ट में 2.5 2.5 আড়াই আড়াই করে ইলেকট্রন পাবো। সিমেট্রি ফ্যাক্টরে एक्सचेंज एनर्जी इसका ज्यादा है। इसका देखो
4s में सिमेट्री है बट 3d में नहीं है। 4s को बीच से काटेंगे तो दो साइड में एक एक करके इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बट 3d को बीच से काटेंगे तो एक साइड में 2.5 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक साइड में 1.5 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो सिमेट्री फैक्टर नहीं है। और एक्सचेंज एनर्जी यहाँ पे 6k है, यहाँ पे 10k है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का एक्सचेंज एनर्जी 4k यूनिट ज्यादा है, इसीलिए इसको हम चूज करते हैं। ये हो गया क्या, होम्स रूल को सपोर्ट करने के लिए दो फैक्टर। पहला फैक्टर क्या था, सिमेट्री फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या हो गया, एक्सचेंज एनर्जी। देखो यहाँ पे तो एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे तो एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे जब एक्सचेंज एनर्जी का जो फैक्टर हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का जगह ले रहा है। একটা ইলেকট্রন আরেকটা ইলেকট্রনের জায়গা নেয়, সেটা নেওয়ার প্রবাবিলিটি কতগুলো আছে। प्रोबेबिलिटी कितना है, एक इलेक्ट्रॉन कितना जगह ले सकता है, जितना जगह लेगा उतना एक्सचेंज, तो उसको हम एनर्जी से एक्सप्रेस करेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं कि एक्सचेंज एनर्जी। तो यहाँ पे देखो 4s में दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे s ऑर्बिटल का क्या है, जो ही सब शेल है वही शेल है, यहाँ पे तो एक्सचेंज नहीं पॉसिबल। यहाँ पे 3d4 हो गया, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। कितना पॉसिबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी कितना है, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, तो इस इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी एक्सचेंज करने का कितना है, 3 है। इसके बाद ये तो इसके साथ ऑलरेडी कर चुका है, तो ये इसके साथ नहीं करा है, ये इसके साथ नहीं करा है, तो ये इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, तो हो गया 2। ये इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ ऑलरेडी एक्सचेंज कर चुका है, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज इसके साथ हो सकता है, ये जगह पे जा सकता है। ये जो वेकेंट जगह है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पे तो एक्सचेंज नहीं होगा, वहां पे ट्रांसफर होगा। एक्सचेंज मतलब एक के बदले एक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का एक ही एक्सचेंज होगा। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कैसे होगा, वो तो सब एक्सचेंज कर चुका। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर चुका, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर चुका, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर चुका। तो इसीलिए हमको क्या मिलता है, पहला वाला इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी कितना है एक्सचेंज करने का, 3 है। दूसरा इलेक्ट्रॉन का 2 है। लास्ट ये वाला इलेक्ट्रॉन का 1 है, और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज तो और फर्दर नहीं कर सकता है। उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन जो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक एस्टेरिक दे सकते हैं, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल दोनों हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। तो एस ऑर्बिटल तो एक्सचेंज नहीं कर सकता है, डी ऑर्बिटल कर सकता है। डी ऑर्बिटल में देखो कोई जगह पे कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, हर सब शेल सब কক্ষকগুলো কি হচ্ছে একটা একটা ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ আছে। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसीलिए 4। ये इलेक्ट्रॉन को इसके साथ एक्सचेंज कर चुका, तो इस इलेक्ट्रॉन का और कितना एक्सचेंज करने का प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे 3 होगा। ये इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज कर सकता है, ये दोनों के साथ तो ऑलरेडी कर चुका, तो यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, 2 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ ही कर सकता है 1। ये तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी सब एक्सचेंज हो गया, तो या इसका मैक्सिमम एक्सचेंज हो गया। तो एक्सचेंज एनर्जी का कोई यूनिट नहीं होता है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने बोला इसका एक्सचेंज एनर्जी 6k है, इसका एक्सचेंज एनर्जी 4k है, 10k है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सचेंज एनर्जी 4k यूनिट ज्यादा है, तो जिसका एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगा वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा। इसीलिए क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है। इसके बाद और एक स्टूडेंट जिसका कार्बन का जो वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है, उस वो समझने में उसका थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैं वो जगह पे आ रहा हूँ। देखो कार्बन, पहले हम सोचेंगे, पहले हम लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। देखो कार्बन यूजुअली क्या होता है, कार्बन का 2 वैलेंसी है। कार्बन कितना वैलेंसी शो करता है, कार्बन का वैलेंसी 2 है और 4 है। वैलेंसी मीन्स कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ड्यूरिंग द कंपाउंड फॉर्मेशन एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये दे सकता है। इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस चार्ज। তাহলে কি চার্জ, অক্সিডেশন নাম্বার মানে হচ্ছে চার্জ, কি কতটা চার্জ ক্যারি করতে পারে। কোনো এলিমেন্ট যদি ইলেকট্রন ছেড়ে দেয়, রিলিজ করে দেয়, তাহলে সে পজিটিভ চার্জ হয়ে যায়। কেন,
पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट করছে इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन इंडिकेटेड बाय यूजिंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कार्बन का वैलेंसी कितना है, 2 है और 4 है। कहाँ कहाँ पे, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या है, और एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 8, 9, 10 में ये बात मैंने बहुत बार बोल चुका। सिर्फ तुम लोगों को नहीं, बहुत सारा स्टूडेंट को, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर का जो चार्ट है वो ना मेमोराइज करना पड़ेगा, मन रखता है। और वैलेंसी का जो चार्ट है वो भी याद रखना पड़ेगा। देखो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, वैलेंसी ये मैं राफ में लिख रहा हूँ, राफ। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज यूजुअली -2 है। जहां पे कार्बन का वैलेंसी 2,4 मतलब वेरिएबल, कहाँ पे कितना होगा मालूम नहीं है, मतलब अननोन कह सकते हैं। जहां पे ऑक्सीजन का वैलेंसी फिक्स्ड है 2। तो सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल कंपाउंड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वो भी एक न्यूट्रल कंपाउंड, मतलब चार्ज ओवरऑल चार्ज 0। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम नहीं है, तो एक्स प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, एक एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना है -2, 1 इंटू -2 ओवरऑल चार्ज कितना हो गया 0। तो एक्स हो गया कितना +2, तो इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ पे -2 होगा तो कार्बन +2 होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 तो वैलेंसी हो जाएगा 2। अभी थियोरिटिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी हम समझेंगे जब कैसे होता है। तो ये हो गया एक्स, तो कार्बन का वैलेंसी मालूम नहीं है, वेरिएबल वैलेंसी एक्स प्लस ऑक्सीजन कितना है 2 है, एक एक ऑक्सीजन का चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर -2 ओवरऑल चार्ज 0, तो एक्स कितना हो जाएगा 2 इंटू -2 -4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +4, तो एक ऑक्सीजन का -2 ऊपर में जब हम लिखेंगे ना ये वाला जे और -2 ये एक एटॉम के लिए है, बट कैलकुलेट करेंगे जितना भी एटम है उतना। তাহলে যখন মাথায় এই অক্সিডেশন নাম্বারটা বসাবো তখন একটা অ্যাটমের জন্য বসাবো, তারপরে দেখবো কতগুলো অ্যাটম আছে সেই অনুযায়ী ক্যালকুলেट করবো। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 इंटू -2 -4, -4 को 0 करने के लिए +4। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4, बट वैलेंसी कितना है 4। अभी थियोरिटिकली हम जाएंगे, देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p2 ये हो गया। वे बॉक्स में जाएंगे, ये हो गया वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी इंडिकेट करता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये 2s हो गया या 2p हो गया, 2p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंसी। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में कार्बन का वैलेंसी कितना हो रहा है 2, ग्राउंड स्टेट में कार्बन का वैलेंसी 2 हो गया। ओके ठीक है ना। अभी देखो, तो हम ये तो हो गया थियोरिटिकली, भी हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे 2p में थोड़ा सा स्पेस है, जगह पका जाएगा आज। तो बाहर से हम एनर्जी दे रहे हैं किसको 2s को। हमको मालूम है क्या 2s और 2p के बीच एनर्जी का एक गैप है, মানে 2s এর এনার্জি একটু কম 2p এর এনার্জি একটু বেশি। তাহলে 2s এ 2p তে দুটো জায়গায় ইলেকট্রন থাকা আলাদা আলাদা এনার্জি আছে, মানে 2s এ যে ইলেকট্রন আছে তার এনার্জি আলাদা, 2p তে যে ইলেকট্রন আছে তার এনার্জি আলাদা। क्योंकि हमको मालूम है कि अबव प्रिंसिपल में हम क्या बोल चुके हैं, क्या 2s का एनर्जी 2p से थोड़ा सा कम है, तो एनर्जी को सेम करने के लिए बाहर से थोड़ा सा एनर्जी दे रहा है, तो क्या हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, कार्बन ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में जब चला आएगा कार्बन, तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन ये 2p में चला जाएगा जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 2p में जब चला जाएगा तब हमको क्या मिलेगा एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे हम ओनली वैलेंस शेल को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में हो गया 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंसी 4। ठीक है, ये था वेरिएबल वैलेंसी शो करने का कारण, रीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p4। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है,
इन दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा जब रहेगा तो वही हो जाएगा का आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। बॉक्स में आउटर मोस्ट शेल को हम ड्रॉ करेंगे। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, कॉम्प्लीटली फील्ड है। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो px, py, pz, पहले एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए, सेम स्पिन, और एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, सेम स्पिन। पहले सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रथमे सेम स्पिन দিয়ে আগে ইলেকট্রন ঢুকবে, যদি এক্সট্রা ইলেকট্রন থাকে তাহলে পেয়ার হবে। अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 हो गया, हाथ में 4 और एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे पेयर्ड हो जाएगा। तो ये पेयर्ड है, ये फार्दर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये भी पेयर्ड है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड तैयार कर सकता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होके एक बॉन्ड तैयार कर सकता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी, तो वैलेंसी हो गया ऑक्सीजन का 2। नेक्स्ट एलिमेंट देखो, फ्लोरीन 9 है। 1s2, 2s2, 2p5। तो यहाँ पे वैलेंस शेल कितना होगा, 2s कॉम्प्लीटली फील्ड है। 2p5, p में 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 2 3, हाथ में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड हो जाएगा। तो कितना अन इलेक्ट्रॉन है, 1, इसीलिए इसका वैलेंसी 1 है फ्लोरीन का। नेक्स्ट चले आते हैं नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया, मतलब कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी 0। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैस का कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी 0 है। নিষ্ক্রিয় গ্যাসের তার সাথে যুক্ত হওয়া প্রবণতা 0। কেন? দেখতে পাচ্ছি কি যে এখানে টিওএস অরবিটালটা কমপ্লিটলি ফিল আছে, 2p অরবিটালও কমপ্লিটলি ফিল আছে। তাহলে এটা যদি কমপ্লিটলি ফিল থাকে, এ যদি কমপ্লিটলি ফিল থাকে, এ যদি কমপ্লিটলি ফিল থাকে, ফার্দার তো আর পেয়ার্ড হবে না। तो ऑलरेडी देखो 2s और 2p पेयर्ड हो चुका है, तो फर्दर इसको पेयर्ड करना पॉसिबल नहीं है। पेयर्ड मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा मतलब कॉम्बाइन नहीं करेगा किसी के साथ। तो कॉम्बाइन किसी के साथ नहीं करेगा तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0। वैलेंसी मीन्स कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी युक्त पूर्णता, दैट्स व्हाई नियॉन का वैलेंसी कितना हो गया, 0। अभी हम चले आएंगे क्या, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ये हो गया क्या, 1s2, 2s2, 2p6 फील्ड हो गया। इसके बाद कौन आता है, 3s1, क्योंकि हाथ में एक इलेक्ट्रॉन है। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=1, इसका 2 है और इसका 3 है। तो वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल कौन होगा, ये हो गया आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। ठीक है, अभी वैलेंस शेल को लेके ही काम करेंगे। तो 3s, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंबाइन कर सकता है, मतलब पेयर्ड हो सकता है, যুক্ত হতে পারবে, পেয়ার হতে পারবে, যুগ্ম ইলেকট্রন হতে পারবে। অল ইলেকট্রন किसी के साथ आएगा, কোথা থেকে যদি আরেকটা ইলেকট্রন আসে তাহলে এটা পেয়ার্ড हो जाएगा। तो इसीलिए इसका वैलेंसी कितना है, 1। ठीक है, सोडियम के बाद हम आएंगे क्या, मैग्नीशियम में आएंगे। अभी देखो ये वाला इतना, ये हो गया किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन का। बाद में जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे सभी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब कोई क्वेश्चन करना होगा तो इन शॉर्ट सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे। अभी नहीं लिखना, ये मैं राफ में बोल रहा हूँ। बाद में जब कोई प्रॉब्लम होगा, टाइम नहीं है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा दूसरे टाइप का क्वेश्चन, तब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे लिखेंगे, नियॉन मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, देन 3s1। इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, ऐसे। ये मैं राफ में कर रहा हूँ, अभी नहीं करना है। अभी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखना है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, तो ये हो गया क्या, 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2। ये हो गया ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया वैलेंस शेल, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 3s। अभी 3s जब होता है तो यहाँ पे पास में एम्प्टी
3p ऑर्बिटल भी रहता है, जहाँ पे 3 सबशेल है, px, py, pz। तो मैग्नीशियम में क्या होता है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन 3s में है, तो ग्राउंड स्टेट में मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं करता है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का वैलेंसी 0 है। और हमको क्या मालूम है, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, तो कैसे होगा, ग्राउंड स्टेट में तो 3s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड है, तो कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी 0 है, तो अनपेयर करेंगे कैसे, बाहर से एनर्जी देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करना है, অযুগ্ম করতে হবে, অযুগ্ম করলে কি হবে, they will participate in chemical bonding, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने में ये पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, होल्ड ऑन। जो पेन था ना वो गिर गया था, उसको अभी ठीक करना है। देखो, तो हमको क्या मालूम है, अकॉर्डिंग टू अबवा प्रिंसिपल 3s का एनर्जी 3p से कम है। सो 3s और 3p का एनर्जी को सेम करने के लिए 3s में बाहर से हमको एनर्जी देना पड़ेगा, तब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन 3s से जम करके 3p पे आएगा, तब हो जाएगा क्या, एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तब हम देखेंगे क्या, 3s में एक इलेक्ट्रॉन है और 3p में भी एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2। इसका मतलब मैग्नीशियम ग्राउंड स्टेट में रिएक्शन नहीं करता है, एक्साइटेड स्टेट में रिएक्शन करता है। क्यों, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में वहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये पेयर्ड करने का टेंडेंसी है, मतलब रिएक्शन करने का टेंडेंसी है, मतलब बॉन्ड फॉर्म करने का टेंडेंसी है, इसीलिए कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी 2 हो गया। इसके बाद हम आएंगे क्या, एल्यूमिनियम के पास आएंगे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या होगा, ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेते हैं क्या, इन शॉर्ट कर लेते हैं। देखो, ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, ये होता है तुम्हारा नियॉन 10, मतलब 1s2 2s2 2p6। इसके बाद क्या है, 3s2 3p1। तो ग्राउंड स्टेट में हम देख रहे हैं क्या, 3s का कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, या 3p में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये बैलेंसी यहाँ पे एल्यूमिनियम का कितना हो रहा है, 1, क्योंकि 1 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बट हमको क्या मालूम है, वैलेंसी एल्यूमिनियम के तो 3 होता है, कैसे होगा, तो ये ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाहर से एनर्जी देंगे तो 3s से इलेक्ट्रॉन है 3p में चला जाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो होगा ये, 3s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंसी हो गया 3 एल्यूमिनियम का। उसके बाद आएंगे क्या, इसको जल्दी से लिख लो, मैं उसके बाद सिलिकॉन में आ रहा हूँ। अच्छा, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो खुद घर पे करना, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस छोड़ना, क्योंकि वहां पे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो सिलिकॉन के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा जगह, मतलब एकदम कम नहीं। उसके बाद फॉस्फोरस में आएंगे। देखो, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो इसका नियरेस्ट इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन नियॉन है, मतलब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाथ में 5 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे जाएगा, 3s2 3p3, ठीक है। देखो, अभी कुछ कुछ स्टूडेंट को लगेगा क्या, ये तो नाइट्रोजन जैसा ऐसा है, 3s 3p, p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, px py pz। बट यहाँ पे एक बट है, क्या है, 3s 3p के बाद empty 3d ऑर्बिटल है, 2s 2p के बाद empty 2d ऑर्बिटल नहीं था। बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब 3 होता है तब 3s आता है, 3p आता है, 3d आता है। बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2 आता है, तो क्या होता है, मैक्सिमम क्या आता है, 2s आता है, 2p आता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कम है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का
लेने का कैपेसिटी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे 3s है, 3p है और empty 3d भी है यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये हो गया MT3D। अभी देखो ग्राउंड स्टेट में फास्फोरस में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3, इसीलिए इसका वैलेंसी 3 है। बट हमको क्या मालूम है फास्फोरस वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, तो कैसे करेगा? बाहर से हीट देंगे, बाहर से हीट और एनर्जी देंगे तो क्या होगा? देखो हमको क्या मालूम है 3s का एनर्जी 3p से कम है, 3s का एनर्जी 3d से तो बहुत कम है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3s 3p के बाद 4s आता है। तो 3d का एनर्जी बहुत ज्यादा है तो इसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तब क्या होगा? ये 3s और 3d के बीच जो एनर्जी का गैप है वो कम हो जाएगा। তাহলে আমরা জানি কি 3s আর 3d এর মধ্যে অনেকখানি এনার্জি গ্যাপ আছে। এনার্জি গ্যাপটাকে কমানোর জন্য কি করব? বাইরে থেকে অনেকটা বেশি এনার্জি দেব। তাহলে কি হবে? 3s এনার্জি অলমোস্ট 3d এর মতন হয়ে যাবে। তখন কি হবে? দেন one of the electron from 3s will jump to 3d। तो हमको क्या मिलेगा? एक्साइटेड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा जहां पे 3s में एक इलेक्ट्रॉन है अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और 3d में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया कितना? 5। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। तो यहाँ पे फास्फोरस वेरिएबल वैलेंसी शो करता है 3 और 5। सिमिलरली सल्फर होगा। सल्फर का जो काम है वो तुम लोगों को करना पड़ेगा, सल्फर वाला और क्लोरीन वाला। थोड़ा सा ज्यादा जगह छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा जगह छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सल्फर का मैं कर देता हूँ बट क्लोरीन का तुम लोगों को खुद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इरेज कर देता हूँ, अभी सल्फर में चला आता हूँ। देखो सल्फर वाला देखो ये आर्गोन हो गया, सल्फर वाला मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, ये आर्गोन 10 हो गया। इसके बाद क्या होगा? 3s2 3p4। तो ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है। देखते हैं कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो 3s 3p। यहाँ पे क्या है? एम्प्टी 3d ऑर्बिटल है, तो 3d ऑर्बिटल को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। 1 2 3 4 3d। थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा सा इंक डालना पड़ेगा। इंक, इंक, इंक। हाँ। तो यहाँ पे देखो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी हो गया। तो अभी क्या होगा? 3p का एनर्जी 3d से कम है तो बाहर से थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो 3p का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा। ये होगा एक्साइटेड स्टेट 1। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड और 3d में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हो गया कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4। तो वैलेंसी इंक्रीज करके 4 हो गया। अभी और भी जगह है क्योंकि डी का एक ही सब शेल फिलअप हुआ है। 3s और 3d में एनर्जी बहुत ज्यादा गैप है तो 3s में एनर्जी देंगे तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन 3s से ये 3d में चला आएगा। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जहाँ पे 3s में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1 2 3 और डी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, हो जाएगा 3d2। 1 2। तो हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया? कितना? 6। तो सल्फर इसीलिए वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो क्लोरीन, तुम्हारा काम क्या होगा? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना।
आर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना, कैल्शियम पोटेशियम कैल्शियम मैं कर देता हूं, और या तो कैल्शियम को खुद ड्रॉ, पोटेशियम और कैल्शियम ये चार वाला तुम्हारा होमवर्क, पोटेशियम 19 कैल्शियम 20, ये हो गया तुम लोगों का होमवर्क। पहले एक होमवर्क मैं दिया था सिलिकॉन का, और ये चार क्लोरीन आर्गॉन पोटेशियम कैल्शियम, ये चार तुम लोग करोगे। इसके बाद मैं चला आता हूँ कि 21 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है। तो एटॉमिक नंबर 4 वाला 21 वाला एटॉमिक नंबर क्या है? स्कैंडियम 21। स्कैंडियम 21 ये पहला डी ब्लॉक एलिमेंट है, पहला डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अभी देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 1s2 2s2 2p6 10 हो गया। इसके बाद 3s2 3p6 कितना होगा? 18। 3p के बाद कौन आता है? 4s 4s2 20 हो गया। हाथ में एक इलेक्ट्रॉन है, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन ये एंटर कर रहा है। अकॉर्डिंग टू जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, इट इज ns122 n-1 d 1 to 10। तो मतलब ये हो गया क्या? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो गया 4s का 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 3d का 5 शेप शेल जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वैलेंसी 1 हो जाएगा। अभी यहाँ से बाहर से एनर्जी देंगे तो एक्साइटेड स्टेट हमको मिलेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में हमको क्या मिलेगा? 4s1 और 3d2, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए स्कैंडियम भी वेरी वेल वैलेंसी शो करता है, वैलेंसी 1 एंड वैलेंसी 3। ठीक है, इसके बाद देखो टाइटेनियम में आएंगे। टाइटेनियम 22 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया। हाथ में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3d2। तो ये हो गया आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। बॉक्स में ड्रॉ करेंगे, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है यहाँ पे। तो वैलेंसी हो जाएगा क्या? 2। यहाँ पे अभी क्या करेंगे? बाहर से एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन 4s से ये 3d में चला आएगा। तो ये हो गया एक्साइटेड स्टेट 1। तो देखेंगे क्या? 4s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 3d में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। तो वैलेंसी यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है 2,4। स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, वैनेडियम के एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये करना पड़ेगा थोड़ा सा जगह छोड़ के। क्रोमियम ऑलरेडी हमने कर चुका, हम कर चुके क्रोमियम का। क्रोमियम को इसमें डाल देना तो रेगुलर में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जगह छोड़ के क्लोरियम को यहाँ पे डाल देना। ठीक है, क्रोमियम के बाद हम आएंगे क्या? मैंगनीज में आएंगे। क्रोमियम के बाद मैंगनीज। तो वैनेडियम का होमवर्क हो गया। पर इसके बाद क्रोमियम तो हमने ऑलरेडी कर चुका, वो तुम वहां पे अंदर में प्लेस कर देना। तो इसके बाद हम चले आते हैं क्या? मैंगनीज में। तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25
तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया। हाथ में 5 इलेक्ट्रॉन है। 3d5 यहाँ पे तुमको एक सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेगा। ग्राउंड स्टेट 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है। ये हो गया आउटर मोस्ट शेल। 3d में क्या है, 5 सब शेल में एक एक करके 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 3d। तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका वैलेंसी हो गया 5। देखो एस ऑर्बिटल कॉम्प्लीटली फील्ड है, सी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, तो ये हाफ फील्ड ये कॉम्प्लीटली फील्ड संपूर्ण भर्ती। तो अकॉर्डिंग टू वुन्स रूल ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको क्या देगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, मतलब ये सिमेट्रिकल है, एक्सचेंज एनर्जी भी इसका ज्यादा होगा। वैलेंसी 5 शो कर रहा है, मैक्सिमम वैलेंसी 5। ठीक है। मैंगनीज के बाद आएंगे आयरन 26। ठीक है, ये भी तुम लोगों का होमवर्क है। आयरन के बाद कोबाल्ट आएगा। कोबाल्ट को देखो, कोबाल्ट को देखो। कोबाल्ट का थोड़ा सा जगह छोड़ना आयरन के लिए। कोबाल्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गया। 4s2 20 हो गया। हाथ में 7 इलेक्ट्रॉन है, 3d7। तो ग्राउंड स्टेट में देखो क्या होता है, ये वैलेंस शेल है। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 4s वैलेंसी कुछ नहीं शो कर रहा है। 3d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 सेम स्पिन। हाथ में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, तो वैलेंसी हो जाएगा 3 यहाँ पे कोबाल्ट का। कोबाल्ट के बाद आएगा क्या, निकेल। इसका एटॉमिक नंबर 28 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 4s2 3d8। ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, आउटर मोस्ट शेल का ओनली। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, कॉम्प्लीटली फील्ड है। 3d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे ओनली 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो वैलेंसी 2 होगा। अभी एक इंपॉर्टेंट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, लाइक क्रोमियम कॉपर। लाइक क्रोमियम हम कॉपर में आएंगे। देखो कॉपर में क्या होगा, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ पे 4s2 नहीं होगा, 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा, क्योंकि 4s2 होता तो 3d9 होता। 4s2 मतलब कॉम्प्लीटली फील्ड, 3d9 मतलब कॉम्प्लीटली फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड भी नहीं है। तो 4s2 के बदले 4s1 करेंगे तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा, और 3d9 के बदले 3d10 करेंगे तो ये कॉम्प्लीटली फील्ड हो जाएगा, जो हमको क्या देगा, एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा। ये एग्जाम में आता है यूजुअली। क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसीलिए मैं एक एस्टेरिक दे रहा हूँ। तो इसका वैलेंस शेल में क्या होगा, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d कम्प्लीटली फील्ड है। कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन कॉपर में पेयर्ड है। ओनली 4s का 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसीलिए कॉपर का वैलेंसी 1 है। लास्ट वाला जिंक, वो तुम लोग खुद करना। जिंक का एटॉमिक नंबर 30। ये तुम्हारा होमवर्क है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में खुद करना। मैं 30 सेकेंड दे रहा हूँ, लिख लो। उसके बाद मैं एक निमोनिक्स में चला आऊंगा, जल्दी से करो।
अभी देखो पीरियोडिक टेबल का जो निमोनिक्स पार्ट 1 में हमने क्या बोला था, ओनली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अभी हम बोलेंगे क्या, ग्रुप 13 टू 18। पहले 18 को पहले बोल देते हैं, इसका एक रीजन है। देखो ग्रुप 0 और 18 general electronic configuration of group A 0 or 18 is ns2 np6। तो यहाँ पे देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, p ऑर्बिटल में। तो ये हो गया क्या, p ब्लॉक। हमको मालूम है ग्रुप 13 टू 18 इसको हम p ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जाता है। ठीक है, अभी देखो पीरियड 1, तो यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख देता हूँ ns2 np6, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, पीरियड 1 में जो इनर्ट गैस है उसका नाम है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। अभी देखो हीलियम में क्या है, हीलियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। तो हम क्या बोल रहे हैं, ग्रुप 13 और 18, ग्रुप 13 से 18 वाला एलिमेंट को हम p ब्लॉक बोलते हैं। तो हीलियम को p ब्लॉक कैसे बोलेंगे, हीलियम में तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है, तो हीलियम तो p ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। तो हीलियम एक्चुअली s ब्लॉक एलिमेंट है, बट इसको हम p ब्लॉक में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हीलियम एक इनर्ट गैस है, इसका केमिकल रिएक्टिविटी और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर विद द ग्रुप 18। তো আমরা কি বলছি, হিলিয়ামে লাস্ট ইলেকট্রনটা p অরবিটালে যায়নি, হিলিয়ামে লাস্ট ইলেকট্রনটা s অরবিটালে গেছে, তাহলে হিলিয়াম একটা s ব্লক এলিমেন্ট। তাহলে ওকে p ব্লকে কেন বলছি, কারণ কি ওর যে কেমিক্যাল প্রপার্টি গ্রুপ 18 এ যে ইনার্ট গ্যাস মানে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো আছে তাদের প্রপার্টির সাথে সমান। তাই জন্য although helium is not a p block element but it is placed in group 0 or group 18। इसके बाद जो इनर्ट गैस आएगा, हीलियम के बाद नियॉन आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। उसके बाद नियॉन के बाद आएगा आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर 18 है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन जिसका एटॉमिक नंबर 36 है। उसके बाद जेनॉन आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 54 है। उसके बाद आएगा क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। रेडॉन 86। सो पीरियड 7 में कोई इनर्ट गैस नहीं है। रेडॉन क्या है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, अभी देखो मैंने कैसे क्यों ग्रुप 13 से शुरू नहीं किया, और ये हो गया क्या, ग्रुप 18 इसको क्या कहेंगे, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस और नोबेल गैस, निष्क्रिय गैस व नोबेल गैस। अभी देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, अभी नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो दोनों में गैप कितना है, 8। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो दोनों में गैप कितना है, 8। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है, दोनों में गैप कितना है, 18। क्रिप्टॉन और जेनॉन में गैप कितना है, 18। रेडॉन और जेनॉन में गैप कितना है, 32। तो देखो ये 2, देन 8, ये 8, ये 18, ये 18, ये 32, इसको हम क्या कहेंगे, मैजिक नंबर्स। 2,8,8 पहले हेडिंग देंगे यहाँ पे। तो हेडिंग से पहले पहले और बात मैं बताऊंगा, इसका निमोनिक्स का नाम क्या है, निमोनिक्स कैसे होता है, हीना और करीना की एक्सरे रंगीन, हीना और करीना की एक्सरे रंगीन। ओके, तो ही से हीलियम आता है, नी से नियॉन आता है, और से आर्गन आता है। क्रिप्टन कहाँ से आता है, करीना से, Kr क्रिप्टन। उसके बाद एक्सरे जेनॉन को इंडिकेट करता है, और आरएनए रेडॉन हो गया।
ये होगा इसका निमोनिक्स, हीना और करीना की एक्सरे रंगीन। ये हो गया ग्रुप 0 और 18 का निमोनिक्स। तो इसको याद रखोगे तो नाम इजीली चला आएगा। अभी स्टूडेंट लोग बोलते कितना एलिमेंट तक याद रखना पड़ेगा एटॉमिक नंबर, मैं हर टाइम बोलता हूँ सब सब याद रखना पड़ेगा। पीरियड टेबल ऐसा चीज है, सब याद रखना पड़ेगा सब। तो याद रखोगे कैसे ऐसे तो हम यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे इसको लिखने के बाद हम लिखेंगे क्या, मैजिक नंबर। नीचे लिखना मैजिक नंबर, नीचे लिखना 2,8,8 18,18 32 are called magic numbers. Why? इसको मैजिक नंबर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये नंबर मालूम होने से हम कोई भी एक ग्रुप का और जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। कैसे? देखो अच्छी तरह से देखो, हीलियम, तो कोई ग्रुप का और जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर बोलने के लिए हमको एक चीज याद रखना पड़ेगा पहले। तो ग्रुप का नाम, कौन सा एलिमेंट रहता है उसका नाम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप जो एलिमेंट से शुरू होता है उसका शुरू होने वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे हीलियम शुरू होता है कहाँ से, पीरियड 1 से। पीरियड 1 में एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना है, 2 है। तो एटॉमिक नंबर 2, 2 के बाद मैजिक नंबर कौन आता है, 8। तो 2 + 8 कितना होता है, 10। 10 + 8 कितना होता है, 18। हो गया ना, 3 मैजिक नंबर का यूज हो गया। अभी देखो 18 + 18 36, 36 + 18 54, 54 + 32 86। ये हो गया हमारा मैजिक नंबर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो हमारे पास कितना मैजिक नंबर है टोटल, 2 8 8 18 18 32, कितना हो गया, 6। तो स्टार्टिंग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। पहला वाला का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। उसका नेक्स्ट मैजिक नंबर कितना है, 8। तो 2 + 8 10। उसके बाद तो ये दोनों का होगा यूज। थर्ड मैजिक नंबर ये वाला करेंगे, 10 + 8 18 हो गया। 18 + 18 36 हो गया। 36 + 18 54 हो गया। 54 + 32 86 हो गया। तो मैजिक नंबर क्यों कहेंगे, दीज आर कॉल्ड मैजिक नंबर बिकॉज with the help of with the help of these numbers we are able to we are able to determine the next element's atomic number in that particular group। তাহলে ওই গ্রুপেরই অন্য এলিমেন্ট গুলোর ওই গ্রুপেরই অন্য এলিমেন্ট গুলোর অ্যাটমিক নাম্বার আমরা ইজিলি বলতে পারবো যদি আমার প্রথম এলিমেন্টের অ্যাটমিক নাম্বার মনে থাকে আর যদি আমার मैजिक नंबर মনে থাকে তাহলে। ओके, तो अभी देखो नेक्स्ट दिन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट दिन निमोनिक्स का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 ऑफ निमोनिक्स करेंगे, ठीक है। निमोनिक्स का पार्ट 3 करेंगे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो चीज है ना उसको भी हम करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय फ्रॉम एमआर क्लासेस, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना और शेयर भी कर लेना, लाइक बटन को भी प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच।